हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में प्रीवियस क्लासेस के कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं। अपनी जो चीज़ें क्लास में बताई जाती हैं उनको नोट डाउन करेंगे डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए चीज़ों को समझने की कोशिश करें, उनको नोट डाउन करें, घर से रिवाइज जरूर करें और अपना पूरा ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर बनाकर रखें। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो चलिए, हम पढ़ रहे थे गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में हमने डिफरेंट टाइप के फोर्सेस की बात करी थी, संपर्क बल, असंपर्क बल, ठीक है, जिसमें हमने अनेक प्रकार के बलों के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया था। हम बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, है ना। इसे तो आप जानते ही होंगे अच्छे तरीके से, तो इसको ही थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं और ज़्यादा समझते हैं इसके बारे में कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है और क्या काम करता है। तो हमने इसका फॉर्मूला देख लिया, F इज इक्वल टू जी m1 m2। क्या काम करता है? दो कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं, दो उनके बीच में काम करता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, आकर्षण बल होता है, ठीक है। अब यदि देखें तो सपोज ये हमारी अर्थ है, सपोज हमारी अर्थ है और अर्थ के जो है चारों तरफ हम जानते हैं मून रोटेट करती है ना। तो अर्थ क्या करती है, इस मून को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, इसको ही हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, क्योंकि अर्थ का भी कुछ मास होगा, इस मून का भी कुछ मास होगा। तो हमने बोला द्रव्यमानों के कारण जो आकर्षण का बल लगता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यहाँ पर हमसे कभी कभी न्यूमेरिकल्स में 1 किलोग्राम फोर्स की बात की जाती है, तो 1 किलोग्राम फोर्स और कुछ नहीं 9.8 न्यूटन है, ठीक है, जो कि स्मॉल जी की वैल्यू होती है। कहीं कहीं पर इसको 10 न्यूटन भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। स्मॉल जी की वैल्यू वैसे 9, एक्सेलरेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पर ये एक्सेलरेशन लगेगा तो कितना फोर्स लगेगा उसकी बात करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन आर के बारे में, अभिलंब बल जिसे हम कहते हैं। नॉर्मल रिएक्शन जो है ये किस तरीके से काम करता है, अगर हम इसको सोचने की कोशिश करें तो जैसे सपोज हमारे पास कोई एक प्लेन है, एक क्या है, तल है, ठीक है। इस तल के ऊपर सपोज हमने, ये एक तल है, एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर वाले पार्ट में सपोज हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट को हमने इसके ऊपर रखा है। अब सपोज इस ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान m है, ठीक है। तो इस पर हम जानते हैं नीचे की तरफ जो है, नीचे के डायरेक्शन में एक फोर्स हमेशा काम करता है जो कि इसके वेट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? इसके वेट के बराबर, जिसको कि हम mg बोलते हैं, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार इस पर एक, इसको संतुलित करने के लिए एक दूसरा बल इसके अभिलंबवत काम करता है, जिसको कि हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो ये बल जो है तल के या फिर पृष्ठ के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, पृष्ठ के लंबवत होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो है इसको बैलेंस करने का काम करता है, वेट को बैलेंस करने का काम करता है। मतलब जो ये बल है W को संतुलित करने का काम करता है। तो जितने बल से पृथ्वी हमको अपनी तरफ खींच रही है, ठीक उतना ही बल से हमको ये तल के लंबवत काम करने वाला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है ये हमको ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है, ताकि हम लोग जो है वो संतुलित बल की तरह एक स्टेबल पोजीशन में है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करेंगे नेक्स्ट, तो सिमिलरली टेंशन को भी हम समझ सकते हैं। टेंशन की अगर बात करें तो जब भी कोई रस्सी हो, है ना, या धागा हो,
या कोई चेन हो, ठीक है, उससे अगर हम किसी चीज को लटकाएंगे तो वहां पर टेंशन आता है, ठीक है, वहां पर हम टेंशन को कंसीडर करते हैं। जैसे सपोज बात करें एक एग्जांपल के थ्रू, तो सपोज ये हमारा कोई एक मजबूत आधार है, मतलब आपकी छत है, सपोज ये क्या आपकी छत, ठीक है। इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने एक पतली सी रस्सी से एक कोई चीज जो है वो लटका दी m द्रव्यमान की, ठीक है। तो हम ये बात जानते हैं फिर से अगेन, इस पर जो फोर्स काम करेगा वो नीचे की तरफ mg तो काम करेगा ही, है ना, इसके वेट के बराबर। W इज इक्वल टू mg, तो इस पर नीचे के डायरेक्शन में काम करेगा ही, वजन के बराबर बल जो है इस डायरेक्शन में तो लगेगा ही, लेकिन साथ ही साथ इसकी ठीक अपोजिट डायरेक्शन में ये रस्सी के थ्रू इस पर टेंशन फोर्स काम करेगा। कौन सा फोर्स काम करेगा, टेंशन फोर्स, ठीक है। इस तरीके से आपको ये चीजें समझनी है, हम लोग आगे इनको यूज करेंगे। चलिए बात करते हैं चैप्टर के अंदर और हम लोग एंटर होते हैं, और जो चैप्टर का नाम है ये हमारा जो थोड़ा सा एक रिवीजन पार्ट भी कह सकते हैं इसे हम, ठीक है, जिसमें कि हम ये देख रहे थे कि हमें क्या क्या चीजें याद है और क्या क्या चीजें अप्लाई इस चैप्टर में होने वाली है, किस किस चीज के बारे में। अभी हम आज के टॉपिक में जो बात करने जा रहे हैं वो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन की गति का पहला नियम, प्रथम नियम भी इसे हम कहते हैं गति का, ठीक है। इस नियम के अकॉर्डिंग देखो स्टेटमेंट लिख रहा हूं पहले, ठीक है। यदि किसी कण की बात हम यहां पर कर रहे हैं, यदि किसी कण पर कार्यरत सभी सदिश बलों का योग, सभी बलों का सदिश योग शून्य के बराबर हो तो कण का त्वरण शून्य होता, कण का त्वरण क्या होता है, शून्य होता है, पार्टिकल रिमेन्स अनएक्सीलरेटेड, अथवा अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा वस्तु की, यानी वस्तु की गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा हमको। कब, जब किसी भी कण पर कार्यरत सभी बलों का सदिश योग क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। इसको हमने जिस रूप में पढ़ा है, जिस रूप में समझा है वो ये है, यदि वस्तु विराम की अवस्था में है तो विराम में ही रहेगी, यदि वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान ही रहे। याद आ रहा है आपको,
यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम ही रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, अनटिल और अनलेस कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो जाए। चलिए नोट डाउन कीजिए इसे। चलिए यहाँ तक की बातें हमें समझ में आई है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं यदि वस्तु पर कार्यरत सभी बलों का सदिश योग 0 होगा तो जो एक्सेलरेशन यानी त्वरण होगा वो 0 होगा। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सपोज ये दो ऑब्जेक्ट हमने एक रस्सी से लटकाए हैं, एक के साथ एक बांध के, ठीक है। एक है हमारा 2 kg का और ये हमारा 5 kg का, ठीक। हमसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन हमसे किया जा रहा है, यदि ये निकाय जो है, ये सिस्टम जो है, ये साम्य अवस्था में या फिर संतुलित अवस्था कह लीजिए, अवस्था में है तो दोनों तनाव ज्ञात करें, दोनों रस्सियों में तनाव ज्ञात करें। देखिए भाई, समझने की कोशिश करें। ये 5 kg की जो रस्सी है, इस पर नीचे के डायरेक्शन में जो है क्या काम करेगा, mg, है ना, ये काम करेगा, है ना। और उतना ही डायरेक्शन, उतना ही जो है, उतना ही टेंशन इसमें ऊपर के डायरेक्शन में भी लगेगा, यस और नो। उतना ही टेंशन इसमें ऊपर के डायरेक्शन में भी लगेगा, यस और नो, यस। फिर अगर देखा जाए तो ये जो ऊपर वाला मास है, इस पर भी नीचे के डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगेगा और उतना ही जो है ऊपर के डायरेक्शन में भी लगेगा, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई है, यस और नो, ठीक है। तो जो फाइनल टेंशन है वो यहाँ पर होगा, जो मेन जो तनाव होगा वो ऊपर वाली रस्सी पर होगा, नीचे जितना mg होगा, यहाँ पर जो तनाव की वैल्यू होगी वो अलग होगी, वो T1 होगा, ठीक है। और ऊपर ये T होगा, तो हमको बेसिकली T1 और T की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब क्योंकि ये निकाय जो है ये संतुलित है, संतुलित मतलब सारे बल जो है बैलेंस्ड हैं, इसीलिए जो T1 होगा वो क्या होगा, mg के बराबर होगा, है ना। तो T1 किसके लिए भाई, 5 kg वाले के लिए, 5 × g मतलब 5g हो जाएगा हमारा, g की वैल्यू रख लेंगे लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। T1 कितना हो जाएगा भाई, 5g न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। जितना T1 है, अब T को क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर थोड़ा समझें इसको, ये तो हो गया हमारा T1 है। अब ये जो है ना, ये इस 2 kg वाले के लिए mg है, 2 kg का भार है। तो अगर मैं इसके लिए कैलकुलेट करूं, T इज इक्वल टू, तो T इज इक्वल टू, एक तो कितना तनाव लग रहा है, एक तो 2 किलो का जो भार है उसके अपोजिट भी इसको काम करना पड़ रहा है, और जो यहाँ नीचे से टेंशन फोर्स है ये भी क्या कर रहा है, ये भी इसको बैलेंस कर रहा है। समझ रहे हैं बात को या नहीं, बिल्कुल। तो T इज इक्वल टू हो जाएगा भाई, mg कितना है, 2g हो जाएगा यहाँ पर, और 5g, 2g एंड 5g इज 7g, g की वैल्यू 10 रख दीजिए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 70 न्यूटन। तो कितना तनाव है भाई टोटल पूरी रस्सी में, दैट इज
70 न्यूटन आंसर। नोट डाउन करेंगे। इसी प्रकार के अब न्यूटन्स के सेकंड लॉ पर चलते हैं। द्वितीय नियम का स्टेटमेंट देख लीजिए। सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है? सेकंड लॉ का स्टेटमेंट ये कहता है, सिंपलेस्ट टर्म में हम अगर हम कहें तो संवेग में परिवर्तन की दर बराबर होती है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बराबर होती है आरोपित बल के बराबर। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर होती है आरोपित बल के बराबर, यानी कि चेंज इन रेट ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड। इसको हम मैथमेटिकल रूप में ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये है संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। दर को हम टाइम के अकॉर्डिंग लेते हैं, बराबर आरोपित बल इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये हमारा स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इसे स्टेटमेंट की फॉर्म में किस तरीके से कहते हैं इसको हम इसके बाद समझते हैं, ठीक है। इसके प्रूफ के ऊपर बात की जाती है, तो प्रूफ के हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा है, जरा जल्दी से देख लेंगे। F बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। संवेग में परिवर्तन क्या होता है भाई? अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग एम वी माइनस एम यू अपॉन डेल्टा टी, है ना। और हम इसे ये लिख सकते हैं F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। इसे हम ये कह सकते हैं F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। क्या आप ये जानते हैं? ये है वेग में परिवर्तन की दर। ये टर्म क्या है? वेग में परिवर्तन की दर, जो कि त्वरण कहलाती है। तो हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं वेरी फेमस रिलेशन F इज इक्वल टू एम ए। तो ये न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन का ही रूप है, ठीक है। नोट डाउन करेंगे इसे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और साथ ही साथ आपने इसे नोट डाउन भी किया होगा। घर जाकर एक बार इसे रिवाइज जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।